अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारे जो स्केजूल चल रहा है टेस्ट जो है एमडी कैट प्रेप सेशन जो चल रहा है 2024 का, तो जो हमारा आगे टेस्ट होगा बच्चों का वो होगा लिक्विड चैप्टर्स का। ठीक है, तो उसका ना लेक्चर जो है इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम लेक्चर अपलोड करें एमसीक्यूज़ अपलोड करें सब। तो चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले जो हमारे ना बेसिक्स अगर ठीक होंगे तो तभी हम आगे चल पाएंगे। तो वो जो सबसे पहले मेरी बेसिक्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का एक जो है ना मालिक्यूल लिया और ऑक्सीजन का मालिक्यूल लिया, तो जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वाटर का एक मालिक्यूल बन जाएगा, सिंगल मालिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या मतलब कि अगर वाटर के ये दोनों मालिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़े हैं तो किस वजह से जुड़े हैं, कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है थी ना इनके दरमियान, तो इस वजह से ये जुड़े हुए ना वाटर मॉलिक्यूल बनाए। तो इस वजह से ना जब ये कोई भी मॉलिक्यूल जब दो मिलते हैं, दो एटम या मॉलिक्यूल मिलते हैं तो इनके दरमियान फोर्सेज होती हैं, तब भी जाकर वो मिलते हैं। अब ये चार मॉलिक्यूल वाटर के दिए गए ना, तो इनके दरमियान कौन सी फोर्सेज है, अट्रैक्टिव फोर्सेज ही हैं जो इन्हें जोड़े हुए हैं। हम बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोहेजन वाला। ठीक है, कोहेजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखा करें कि कौन सी फोर्सेज या अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं। तो रिपल्सिव भी होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सिर्फ अट्रैक्टिव तो होते हैं जो जोड़े रखती हैं। हाँ ठीक है, जोड़ने वाले अट्रैक्टिव होते हैं बट रिपल्सिव फोर्सेज भी होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए इन दो वाटर मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज थी, यानी हाइड्रोजन बांधने की बात कर रहा है। अगले दो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आए हैं फिर उनके दरमियान भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। ठीक है, और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। इंट्रा नहीं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, उन्हें क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। बिटवीन मॉलिक्यूल का है तो इसका मतलब इंटर दरमियान में और मॉलिक्यूल के दरमियान में। ठीक है, अब इस बात की तो समझ आ जाएगी। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की एग्जांपल मैंने पहले भी शायद बताया था कि इंड्यूस्ड हैं, आयन डाइपोल फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, वांडर वार फोर्सेज, ये इंटरमॉलिक्यूलर हैं। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है। तो चले हम एक क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के रिलेटेड थे। वो क्या बताना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनकी नेचर क्या होती है। मालिक्यूल दिए गए, केस 1 भी दिए गए और केस 2 में भी दिया गया। ठीक है, दो मालिक्यूल दिए गए, उनके जो अपोजिट पोल है ना वो एक दूसरे के सामने, तो उनके दरमियान कौन सी फोर्सेज होंगी, वो अट्रैक्टिव होंगी, जैसे कि आप जानते हैं। अब केस 2 में आ जाते हैं, दो मालिक्यूल दिए लेकिन उनके जो अपोजिट जो सेम पोल है ना वो एक दूसरे के सामने। आपको पता है जब सेम पोल आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आएगा तो रिपेल करेगा। तो इस वजह से इनके दरमियान जो फोर्सेज होगी वो रिपल्सिव फोर्सेज होगी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी लेकिन रिपल्सिव नेचर की होगी। तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की कितनी टाइप हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो मैंने अभी भी शायद बताया आपको। तो पीटीबी में भी, फेडरल की बुक में, केपीके में, मतलब कि जो हमारा एमडी कैट है उसमें तो वो बताई गया ना, आयन डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल 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 फोर्सेज, वैंडरवाल फोर्सेज, तो वो बताई गई। ठीक है, तो इधर इनका तस्करा किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल देंगे। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल HF और NH3 है। उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है HCl SO2 H2S। उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती है H2F2 Cl2 O2। ठीक है, तो आगे हम इनको ना डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप गौर से लेक्चर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, प्रो कंसेप्ट। ठीक है, उनकी डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए। तो उसके मतलब क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, इज़ इट ट्रू दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ओनली एग्जिस्ट इन नॉन मेटल। यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट इन नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल के दरमियान ही होते हैं। मेटल के दरमियान जो फोर्सेज होते हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, और वो आपको पता है मेटालिक बॉन्ड होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन मेटल, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, दे कंटेन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज लाइक मेटालिक बॉन्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज को जो इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, जो एटम्स के विद इन एटम के पाए जाते हैं ना तो उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज की एग्जांपल आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो वो है एग्जांपल इसकी। तो चलिए हम बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का रिलेशन पढ़ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के दरमियान क्या रिलेशन है। आपको पता है जैसे जैसे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है वो किस वजह से करता है, जबकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर क्यों बढ़ाएंगे, जब जब कोई चीज़ ना वो मतलब कि ना एक फुली टाइट है। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है। इट मीन्स उसके अंदर में अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से कहा गया है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वहाँ हमें हीट भी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इस वजह से टेम्परेचर भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। ठीक है,
तो उन्होंने दो शेप दिए, ठीक है, और उसमें देखें एक लिक्विड की शेप दी थी और वैसे गैसेस की, वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो लिक्विड में इतनी आसानी से हम नहीं तोड़ सकते, हमें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी की ज़रूरत है, जबकि गैसेस में उसको तो हम ईजिली से तोड़ सकते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल को ईजिली से तोड़ सकते हैं, तो हमें थोड़ी सी थर्मल एनर्जी जो है ज़रूरत होती है। तो हम आगे जाते हैं, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एसीटोन का, ठीक है। तो देखें अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का क्या है 56 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्यों है ये, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो एसीटोन में है वो क्या है, वो वीक है बनिस्बत हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बनिस्बत वाटर मॉलिक्यूल के। वाटर मॉलिक्यूल में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, आपस में तो नहीं, आपस में आपको पता है वो कौन सी बनाते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस बनाते हैं। ये पीटीबी में भी इसकी एग्जांपल दी गई थी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है ये। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर का है, उसने इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं कहा, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बता रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होते हैं, जब हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है, तो वहाँ पे क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये देखें एच एफ के दो मॉलिक्यूल दिए गए, तो मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्सेज है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर एच और एफ के दरमियान देखेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड है। या आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देख लें, कई बच्चे उधर जाते हैं कि नहीं एनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि वो उधर चले जाते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, एच एफ के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन अगर एच एफ के दो मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो वो बता रहा है व्हाट इज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पहले उसने स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा, अभी वीकेस्ट, वीकेस्ट कौन सी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। आपको पता है वो कहाँ पे होती है, नॉन पोलर के दरमियान होते हैं, इट इज़ कंसीडर्ड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये देखें उसने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी दे दिया और मीथेन का भी दे दिया। अब वाटर में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसका इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान मौजूद है। अब मीथेन की बात करें, मीथेन का एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और उसका वो कितना है बॉइलिंग पॉइंट कितना है माइनस कितना है 162 डिग्री सेल्सियस है। अब डिकेन की बात कर लेते हैं, डिकेन का बॉइलिंग पॉइंट 174 है। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, तो क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कैसे है, जब नंबर ऑफ एटम जो है ना इंक्रीज़ करते हैं तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज़ करते हैं, तो इस वजह से जो डिकेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो हाई चलिए, जो करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, वो क्या है डाइपोल। व्हाट इज़ डाइपोल, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब दो पोल, ठीक है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि डाइपोल होता क्या, अपोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैविंग पार्शली पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, तो उसे क्या कहते हैं, वो डाइपोल होता है, ठीक है। चलिए हम एच एफ की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक उससे कम है लेकिन उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो कौन सा, वो हाइड्रोजन आइटम है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो क्या बताना चाह रहा है, फ्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से जब अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी जानिब हो जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और हाइड्रोजन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन पे जो अपने एक दूसरे के दरमियान क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन पे पार्शली है, फुली नहीं, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज़ को गौर से देखा करें, केमिस्ट्री नाम ही इसी चीज़ के गहराई में जाने का, ठीक है। तो दो पोल बने, एक नेगेटिव पोल बना और एक पॉजिटिव पोल बना है एच एफ के दरमियान, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो वो इसी को जो है ना लेके हम आगे ही इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो कि कैसे मतलब कि ना दूसरे मालिक्यूल को भी मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे। बट ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल तो यही बन रही है ना, तो इस वजह से इसको एक्सप्लेन किया। अब हम चलें क्लोरीन के उस पर चले जाते हैं। क्लोरीन का मालिक्यूल लिया, उसमें दो आइटम होते हैं, ठीक है। तो उसके दरमियान कौन सी फोर्स, उसके दरमियान आपको पता है डाइपोल नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों इक्वली हैं, सेम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन का लोड तो इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। अगर एक थोड़ा सा कम होता इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा उससे ज़्यादा होता, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर डाइपोल बन जाता। तो इस वजह से इसमें तो डाइपोल बन नहीं रहा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान इस वजह से डाइपोल जो डाइपोल फोर्सेज हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इस वजह से चलें अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती क्या हैं, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन भी फोर्सेज को कहते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल हम ले रहे हैं, मैंने आपको कहा था, क्योंकि हम इसी एग्जांपल को ना एज ए मॉडल लेके चलेंगे आगे। तो डाइपोल बन रहा है वो एच एफ का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये देखें एच एफ का मॉलिक्यूल, तो डाइपोल दरअसल वो डाइपोल को समझाना चाह रहा है, ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो डाइपोल डाइपोल मतलब ये दो मॉलिक्यूल है ना, डाइपोल डाइपोल के दरमियान। अब देखें एक मॉलिक्यूल का जो है ना हाइड्रोजन पार्ट, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो है ना वो नेगेटिव पार्ट यानी फ्लोरीन,
तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन हो रही है ना, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्स। मैंने आपको कहा था डाइपोल फोर्सेज जो है ये भी इंटरमालिकुलर है, यानी दो मालिक्यूल के दरमियान, HF का एक मालिक्यूल दूसरा HF का एक मालिक्यूल, इन दो मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स पाई जा रही है वो कौन सी है, इंटरमालिकुलर फोर्स। और इस इंटरमालिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्सेज। तो इस वजह से ये क्या बन गया, डाइपोल फोर्सेज की एक एग्जांपल है जिसको हम एज ए मॉडल के लिए लेके चल रहे थे। चलिए हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। SO2 की अब जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन जो है ना वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर से ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इसकी जानिब ज़्यादा आएगा, तो इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सल्फर पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दो मॉलिक्यूल हमने बनाने हैं, फिर इन दोनों मॉलिक्यूल की तरह हमने अट्रैक्शन भी तो शो करनी है ना, डाइपोल फोर्सेज की जो है। तो ये देखें, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पार्ट, दूसरे मॉलिक्यूल का सल्फर, इन दोनों के दौरान जो अट्रैक्शन बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो ये एकदम दो एग्जांपल हमने इसमें कर लिए हैं, HF की भी कर लिए और SO2 की भी कर लिए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, या जो है ना डाइपोल फोर्सेस का क्वेश्चन है, वैसे कंसेप्ट है। डाइपोल फोर्सेस इज़ नॉट अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये केमिकल बॉन्ड है बट ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो वो इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट ओनली इन पोलर कोवलेंट HCl SO2। तो ये डाइपोल फोर्सेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर कोवलेंट। नॉन पोलर में नहीं पाई जाती, नॉन पोलर में सिर्फ कौन सी पाई जाती है, वांडरवाल या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि और जहन में भी रखिएगा। और डाइपोल फोर्सेस बनिस्बत दूसरों के जो हाइड्रोजन बने के उसकी वीक होती है, तो इस वजह से कहा गया। HF में डाइपोल स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन SO2 में बनिस्बत उसके वीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं, लंदन डिस्पर्शन पे आ गए, ठीक है। इसको लंदन फ्रिट्ज ने ना 1930 में इन फोर्सेस को ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसके दरमियान उसने पाई थी। चलिए हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बताना है ये जो फोर्सेस होते हैं, ये डाइपोल एक परमानेंट डाइपोल होता है, दूसरा इंड्यूस्ड होता है, जो टेम्परेरी होता है, तो ये उनके दरमियान पाए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेरी, पहले हम टेम्परेरी डाइपोल की बात कर लेते हैं। एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द पात, आपको पता है वो हर वक्त घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कोई एक ऐसा टाइम आता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जानिब ना ज़्यादा हो जाता है, उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, तो दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम हो जाता है। तो आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो जाएगा तो वहाँ पे हम सपोज़ करेंगे, हम क्योंकि ये इमेजिनरी फोर्सेज होती हैं, तो इस वजह से हम किसको सपोज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जानिब ज़्यादा हो गया, दूसरी जानिब कम हो गया। तो जिस जानिब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा वहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम में फिर इलेक्ट्रॉन आपको पता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो कॉन्स्टेंटली वो क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस वजह से देखिए ना, ये जब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा था वहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे कम था वहाँ पार्शली पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया, ठीक है। इंड्यूस किया हमने खुद, इस वजह से कहते हैं इसको जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है। तो अब इसको ना हम एज ए जो है ना मॉडल आगे लेके जब चलेंगे ना, तो ये फिर क्या बन जाएगी, पहले तो ये खुद इंड्यूस था बट आगे चल के ये क्या बन जाएगा, परमानेंट डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने दूसरे मॉलिक्यूल में फिर इंड्यूस करवानी है ना, तो इस वजह से ये फिर परमानेंट बन जाएगा, परमानेंट डाइपोल बन जाएगा। जो हम दूसरे के साथ अट्रैक्शन करवाएंगे वो फिर क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड बन जाएगा, इस वजह से कहते हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इन्हीं का नाम है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल पे, जो हमने खुद इंड्यूस्ड कराना है, ठीक है। वो पहले टेम्परेरी डाइपोल था ना, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे, ठीक है, न्यूट्रल एटम का, क्योंकि पहले भी हमने खुद इंड्यूस कराया था लेकिन वो परमानेंट बन चुका है। अब हम दूसरे मॉलिक्यूल को लेंगे, जो पहले वाला था वो हम उसको लेंगे परमानेंट डाइपोल, जो दूसरा होगा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। चले हम ये इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक टेम्परेरी डाइपोल था, उसके करीब ना हमने एक न्यूट्रल एटम लिया, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। अब देखें ये जो है ना टेम्परेरी डाइपोल, जो उसको एक्सप्लेन कर टेम्परेरी डाइपोल का जो पॉजिटिव पार्ट है ना, जब हम एक न्यूट्रल एटम को साथ ले आएंगे ना, तो ये जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा ना उसको ज़्यादा ज़्यादा खींचेगा ना। तो आपको पता है वो जब अट्रैक्शन तो फिर होनी है, तो जब अट्रैक्शन होगी तो फिर आपको पता है ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेज जो बनेगी वो फिर क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगी ना, डाइपोल, क्योंकि दो पोल बन रहे हैं ना। ये देखें जहाँ पे टेम्परेरी डाइपोल है उसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी जानिब जो इंड्यूस्ड डाइपोल है उस हिस्से में देखें, उस अपना देखें जो है वहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस बन रही हैं वो डाइपोल है,
और कौन सी है डाइपोल? इंड्यूस्ड डाइपोल। हमने खुद करवाया ना। इंड्यूस का मतलब किसी चीज़ के अंदर किसी नई चीज़ का इजाफा कर देना, नई चीज़ उसमें लाना, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हुई हैं ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। पहली जो थी वो टेम्परेरी डाइपोल थी, ठीक है, वो हमने खुद क्रिएट की थी। अब ये जो बन गई ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गए। तो इन्हीं का नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है और वैन डर वाल्स फोर्सेस है। आपको पता है ये सबसे वीक होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये एक ही सेकंड में पता नहीं कितनी बार टूट रही होती हैं, बन रही होती हैं, तो इस वजह से ये टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेना। ये MCQs वैसे बन सकता है इससे रिलेटेड। चलिए हम इसका ना एक वैसे क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे ये पई कहाँ पे जाती हैं। वेयर आर LDF एग्जिस्ट, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट इन एवरीथिंग। चाहे ये पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर मालिक्यूल हो तो ये सब में एग्जिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। वो एक MCQs यहाँ से एक कंसेप्चुअल बनाता है कि अगर कौन सी फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम इंक्रीज़ करें, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। तो वहाँ पे उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दी थी, ये भी दिया था, ये नम्स में आया था क्वेश्चन। तो इसका जो नम्स 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 22 की सॉरी, तो उसमें आया था, ठीक है। तो वहाँ पे इसका जो बनता था वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि वो पोलर मालिक्यूल उसने खुद नहीं कहा था कि पोलर मालिक्यूल है या नॉन पोलर, उसने जनरल यही कहा था कोई मालिक्यूल इसमें। तो फिर हम किसको करेंगे? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को, ठीक है। तो वो सब में पाए जाते हैं, तो इस वजह से जब वो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें नॉन पोलर मालिक्यूल में उन्होंने खुद भी बताया कि ना डोमिनेंट होते हैं, यानी CO2 में ये फिर डोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है। पोलर मालिक्यूल में फिर ये काम होती हैं। तो ये देखिए फ्लोरीन का एक एटम है, ठीक है, फ्लोरीन का मालिक्यूल है, 2 एटम है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 188 है। तो जो आयोडीन है उसका क्या है 114, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। वो माइनस में जो लिए उसमें है, माइनस में पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हुआ क्यों है? क्योंकि जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो लंदन डिस्पर्शन नॉन पोलर मालिक्यूल की बात करूं तो नीचे आते हुए आपको पता है एक तो वो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा होता है और साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। आपको पता है जब नंबर ऑफ़ एटम भी जो होता है ना मालिक्यूल का जब साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो इट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ना इजाफा, एटॉमिक नंबर भी तो इंक्रीज़ कर होता है, इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, ठीक है। जब नीचे आ रहे होते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से आपको पता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स नॉन पोलर मालिक्यूल में इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब साइज़ इंक्रीज़ होता है तो दो मालिक्यूल के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको गौर से सुनना। तो इधर भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी वही HF की एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि एक फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है, पार्शली पॉजिटिव। जो आपको पता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शली पॉजिटिव एटम के दरमियान ये फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड भी इनमें पाया जाता है। दो मॉलिक्यूल के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट अगर HF की बात करें उसमें वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये एक लोन पेयर जो तो अपने दरमियान ये शेयर करते हैं। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और हाइड्रोजन की 2.1, तो इसका डिफरेंस है 1.9, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बढ़ रहा है, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लोड फ्लोरीन की जानिब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपनी जानिब ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। इस वजह से इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और उस पर हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ये हाईली पोलराइज्ड मालिक्यूल है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज हैं और पोलराइज्ड भी हो चुके हैं मालिक्यूल, इस वजह से डाइपोल भी बन चुके हैं। तो ये पोलराइज्ड हो चुका है। डाइपोल जब बन जाता है तो मालिक्यूल पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो फिर वही हम HF को ले रहे हैं, ठीक है। फिर अब दो मालिक्यूल ले रहे हैं HF के, ठीक है। तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेज होगी फिर क्या होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पहले हमने एक्सप्लेन किया HF को कि उसके दरमियान में अकेले HF में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर दो HF के वो ले लें मालिक्यूल लेंगे तो उन दोनों मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज होगी वो क्या होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्सेज आपको पता है, इस वजह से इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज अट्रैक्टिव फोर्सेज रिपल्सिव नहीं है, तो इस वजह से इसको बयान किया गया। तो आगे हम चलते हैं इसके ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन कौन से मालिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है। आपको पता है PTB में 3 एग्जांपल देंगे, HF को, NH3 और H2O की, ठीक है। तो ये उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है ना। PTB है या फेडरल और KPK सब बुक्स में ना इसको एक्सप्लेन किया गया। यही 3 एग्जाम्पल हैं जो मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो NH3 की पता है वो लीनियर ज्योमेट्री शो करता है और ये जिगजैग HF जो है ये जिगजैग शो करता है, तो इस वजह से इसको भी याद रखना। ये MCQs वाइज पॉइंट पूछते हैं वो, और जो है ना एंगल इनको भी याद रखना, ठीक है। HF में 120 होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बच्चे ना इसको मिस कर जाते हैं, बट वो फिर रह भी तो जाते हैं। फिर इसी वजह से होते बच्चे अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं करते, तो उन्हें चाहिए कि हर पॉइंट को क्लियर करें, ठीक है। चलिए हम नॉन पोलर मालिक्यूल पे चले जाते हैं। ये नॉन पोलर मालिक्यूल वो दरअसल एक्सप्लेन करना चाहता है कि क्या नॉन पोलर मालिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नहीं, कभी नहीं। नॉन पोलर मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब भी होगी जब पोलराइज्ड मालिक्यूल अगर डाइपोल बने हुए होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो क्या है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये क्या है नॉन पोलर मालिक्यूल है, तो इनके दरमियान ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ही नहीं होता।
डाइपोल ही नहीं बन पाते। जब डाइपोल ही नहीं बन पाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करेगी? जब मॉलिक्यूल पोलराइज नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती ना। तो ये एक है ना जिन मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, ठीक है, नॉफ, इसको ना आप ऐसे याद कर लेना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो किसी पॉजिटिव एटम यानी पार्शली पॉजिटिव एटम के साथ ना अटैच होते हैं, फिर वो वहाँ पे उन 2 मॉलिक्यूल के मिलने से क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी है कि NH3 हो गया, वाटर हो गया और HF हो गया, ठीक है। इनमें सब में क्या होती है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में। तो इसके मुताबिक अब क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ केमिकल। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है। पहले भी ये क्वेश्चन गुजर चुका है डाइपोल में कि वो बॉन्ड नहीं होते, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ठीक है। तो इस वजह से डाइपोल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है? तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बट अगर वो पूछे ये दोनों हैं क्या चीज़, आपको पता है जो हैं तो दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है डाइपोल फोर्स से। MD कैट MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड से 20 टाइम 20 टाइम जो है ना ये वीक होती है। कोवलेंट बॉन्ड तो आपको पता है जो बॉन्ड होते हैं ना वो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कई गुना जो है ना मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस वजह से, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन है, वाई H2 हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन H2S। आपको पता है H2O के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2S के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस वजह से जब जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है चूँकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है H2O का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एवेपोरेशन। MD कैट के सिलेबस में ये भी शामिल है, आपको पता है एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और ये सब कुछ, ठीक है। एवेपोरेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फ्रॉम लिक्विड सरफेस इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। बुखारात का बनकर उड़ना, इसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन ही तो कहते हैं। पानी जब हम फैला देते हैं, किसी भी सरफेस पे फैला देता है, हम कुछ देर बाद देखते हैं वो पानी होता भी है। हम फर्श की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे तो पानी होता ही नहीं है, तो क्योंकि वो खुश्क हो चुका होता है, फर्श भी खुश्क हो चुका, तो पानी बुखारात बनकर उड़ चुका। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। ये जहाँ पे भी वाटर गिराएंगे वहाँ पे सरफेस तो होगी ना, वाटर की सरफेस तो होती है। आपको पता है वॉल्यूम जो होता है ये लिक्विड की हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक इनका वॉल्यूम होता है, ठीक है। शेप इसकी स्पेसिफिक नहीं होती बट इसका वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तो हमने ना एक ना बीकर लिया या हमने एक टब लिया, ठीक है, उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसमें ना ये वाटर के मॉलिक्यूल को दिखाया जा रहा है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है तो उनकी एनर्जी हाई होती है। वो क्यों होते हैं? ये ना जहाँ पे रेड एरो नहीं लगे हुए, एक मॉलिक्यूल है नीचे की जानिब, एक वो आया हुआ है सरफेस पे। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आया हुआ है ना उससे 3 जानिब से फोर्सेस जो है ना अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं, यानी बाकी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल अभी बॉटम पे पड़ा हुआ है उसको 4 जानिब से ना मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। मतलब कि जो बॉटम पे पड़ा हुआ है उसकी एनर्जी क्या है? वीक है। और वो किस वजह से? इस वजह से क्योंकि उसको हर साइड से ना दूसरे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जो है ना उसकी एनर्जी कम है, जबकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी हाई है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब सरफेस पे आते हैं तो फिर वो बकिया जो मॉलिक्यूल बचते हैं, यानी सरफेस जो बाकी जो टब में बाकी पानी पड़ा होता है ना वो उससे जान छुड़ाने के लिए ना जान छुड़ा कर ऊपर चले जाते हैं, फिज़ा में चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी हाई हो जाती है तो फिर इनको पार लग जाते हैं। तो इस वजह से, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि वेपोरेशन क्या थे, कूलिंग काज कहते हैं। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। वेपोरेशन काज कूलिंग, वो कूलिंग किस वजह से करता है? सरफेस मॉलिक्यूल क्या करता है? जो सरफेस की मॉलिक्यूल है तो वो हीट ऑब्जर्व करते हैं। वो कहाँ से? सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जब सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करते हैं तो फिर बॉटम के मॉलिक्यूल की भी एनर्जी हाई होती है। जब हाई एनर्जी होती है तो फिर ये सरफेस पे आते हैं, सरफेस से आते हैं तो ये बुखारत बनकर उड़ जाते हैं। तो बाकी जो मॉलिक्यूल बचते हैं ना तो उनकी एनर्जी तो कम हो चुकी होती है क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल चले गए हैं, बाकी बचे लो एनर्जी मॉलिक्यूल। अब लो एनर्जी मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उन्होंने भी तो जाना है, वो भी उनका भी तो दिल करता है कि हम भी फिज़ा में जाएं, घूमें फिरें। तो इस वजह से वो भी क्या करेंगे? सराउंडिंग से ना एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जब सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे तो सराउंडिंग क्या जो है, जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। आपको पता है जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पे कूलिंग होती है, ये तो पता होगा ना। हम रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ले लेते हैं, वो टेम्परेचर कम करता है तो इस वजह से कूलिंग होती है ना। तो सारा का सारा ये मसला यही होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा कूलिंग तो वहाँ पे काज करेगी। तो इसी वजह से कह रहा है कि जो एवेपोरेशन है ये कूलिंग भी काज करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल या अपना सिपरेट नहीं होती, ठीक है, तो उसको हाथ पे डालें ना तो कुछ देर के बाद जब वो बुखारत बन के उड़ जाती है तो वहाँ पे भी कूलिंग काज होती है। तो ये तो मैंने खुद तजर्बा किया हुआ इस चीज़ का, तो इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं फैक्टर इफेक्टिंग पे, जो है ना फैक्टर कौन से इसको ना इफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन के। सबसे पहले तो आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमें पहले भी इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है मजबूत होती है तो वहाँ पे यानी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर भी तो ज़्यादा देना पड़ता है ना।
तो अगर हम टेम्परेचर की बात ना करें, ऐसे हम ना मालिक्यूल को छोड़ देते, उसे टेम्परेचर भी नहीं देते, तो फिर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जहाँ पे ज़्यादा होंगी ना, तो वहाँ पे वेपोरेशन कम होगी। तो ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दिया है वाटर की और ईथर की। ठीक है, वाटर में क्या पाया जाता है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं और दूसरी वैन डर वाल्स फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि अगर हम ईथर की बात करें, उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और वो वैन डर वाल्स फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये नॉन पोलर मालिक्यूल है ना ईथर, तो इस वजह से उसकी बात कर रहा था। ठीक है, ईथर का मालिक्यूल ईजिली से एवेपोरेट हो जाता है, वाटर का मालिक्यूल बनस्बत उसके थोड़ा सा कम एवेपोरेट होगा। ठीक है, अब हम टेम्परेचर पे चले जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है एवेपोरेशन पे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, आपको पता है वैसे वैसे एवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। हम दो टब ले लेते हैं, मैं वैसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दो टब ले लेते हैं, एक को हम टेम्परेचर देते हैं, एक को टेम्परेचर नहीं देते। ठीक है, तो जिसको हम टेम्परेचर देते हैं, हम ना वैसे आग की एग्जांपल ले लेते हैं। एक माली को एक टब के ज़रिए हम आग जला देते हैं, नीचे जला देते हैं, उसका पानी जो है ना जल्दी से एवेपोरेट कर जाएगा, दूसरे का जल्दी से एवेपोरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो वाटर के मालिक्यूल ईजिली से ब्रेक हो जाते हैं, वो एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम तीसरे फैक्टर पे चलते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, आपको पता है सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपोरेशन की, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, वो जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वेपोरेशन भी कम होगी। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, गिलास की ले लेते हैं, और दूसरी हम ले लेते हैं फ्लोर की, फर्श की ले लेते हैं। ठीक है, या बड़े सारे टब की ले लेते हैं। तो आपका जहन क्या मानता है कि कहाँ से वेपोरेशन ज़्यादा होगी? ज़ाहिर सी बात है यार, टब से या फ्लोर से जहाँ वेपोरेशन ज़्यादा होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है। सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन्स कि वो बाहर से जो है ना सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा कर रहा है, इट मीन्स कि जो उसके ना मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी फिर कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जब बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, तो फिर वो मालिक्यूल ईजिली से वेपोरेट कर जाता है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है ना, वो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया की। अब हम चलते हैं वाइंड या विंड। ठीक है, कई वाइंड भी पढ़ते हैं, कई विंड भी पढ़ते हैं, हवा। ठीक है, आपको पता है तेज़ हवा जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ना मौसर होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हवा में क्या होता है, हवा में भी आपको पता है हीट भी होती है और नमी भी होती है, दो किस्म की हवा होती है ना। तो इस वजह से हम नहा कर ना पंखे के सामने क्यों खड़ जाते हैं, क्योंकि वो फिर कूलिंग भी हमें महसूस होती है, क्योंकि वो वाटर के मालिक्यूल एवेपोरेट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ घरों में ना वो कपड़े वगैरह जो है ना खुश्क करने के लिए, वो भी पंखों के नीचे रख देते हैं, तो वो भी यही प्रोसेस होता है सारा कुछ। ठीक है, तो हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो है, ठीक है, अर्थरन पोट। ठीक है, आपको पता है गर्मियों में ना जो जो मिट्टी का बना होता है, जिसे हम का नाम उर्दू में घड़ा कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ना उसका पानी होता है ठंडा, जो बाकी अगर हम स्टील या लोहे के बर्तन में भर के रखें पानी, तो वहाँ का पे जो पानी है ना, वो ठंडा नहीं होता गर्मियों में। वो क्यों नहीं होता? अब जो मिट्टी का जो बना हुआ है ना, पोट बना हुआ है, आपको पता है वहाँ पे वाटर क्रीप करता रहता है, सरफेस पे चढ़ता है, तो जब वो सरफेस पे पहुँच जाता है, वो ईज़िली से वेपोरेट हो जाता है, और वो जो मिट्टी के मालिक्यूल्स को, मिट्टी के जो है ना मालिक्यूल्स, मिट्टी के भी तो मालिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान आपको पता है थोड़ी थोड़ी सी स्पेस रह जाती है, जो मिट्टी का जो बर्तन बना होता है उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है। ठीक है, तो वहाँ से मालिक्यूल क्या करते रहते हैं, वो वेपोरेट होते रहते हैं, वेपोरेट होते रहते हैं। जब वेपोरेशन मतलब होती रहती है, आपको पता है कूलिंग भी काज करते हैं, तो यही कूलिंग जो होती है, जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है ना, ठीक है, तो उसमें वो पानी जो क्या है ठंडा रहता है, जबकि जो लोहे का बना होता है, स्टील का होता है, उसमें पानी ठंडा नहीं रहता। बस वजह ये होती है लोहे स्टील में से वेपोरेशन नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा वेपोरेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो एग्जांपल इसकी बाकी आ गई स्वेटिंग, पसीना जो आता है हमें। ठीक है, आपको पता है जब हम पसीना आता है, पसीना सूख जाता है, तो वहाँ पे भी हमें कूलिंग फील होती है। वो सारा का सारा प्रोसेस यही होता है। ठीक है, कूलिंग के दौरान भी ये होता है कि जिन मालिक्यूल के जब स्वेटिंग पसीना आता है, तो क्या होता है, मतलब कि जो हाई एनर्जी मालिक्यूल जब मालिक्यूल एनर्जी जज्ब करते हैं ना, तो फिर वाइपरेट हो जाते हैं। जो बाकी मालिक्यूल बचे उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो सराउंडिंग से जज्ब करते हैं, तो इस वजह से हमें हीट महसूस नहीं होती, बल्कि कूलिंग महसूस होती है। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल इसकी आ गई कूलिंग फैक्ट की, जो है एवेपोरेशन की, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन फ्लोर और रूफ। आपको पता है हम गर्मियों में ना फर्श पर या छतों पर ना पानी का छिड़काव कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो है ना हमारा सराउंडिंग का मौसम थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए, हमें कूलिंग फील हो। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट हर घर में भी करते होंगे शायद, तो इस वजह से की जाती है ताकि जो हमारा जो है ना कूलिंग काज कर सके। और वो क्यों होता है, मैंने पहले हम ये सब पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो सरफेस के मालिक्यूल होते हैं वो एनर्जी जज्ब करते हैं, वो बाहर एवापोरेट हो जाते हैं, तो इस तरह बाकी जो मालिक्यूल बचते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, फिर वो सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो एवापोरेट कर जाते हैं। तो सिलसिला यही चलता रहता है, मतलब कि ना सराउंडिंग से हीट जज्ब करते रहते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है,
और जो मालिक्यूल जो ऑब्जर्व करके वो बाहर उड़ चुके हैं उनका जो है ना टेम्परेचर वो ज़्यादा हो चुका होता है। तो इस वजह से जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमें कूलिंग काज होती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जनाब क्या होता है, वो एक टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर, जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब तक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक बॉइलिंग नहीं होती। चलिए हम पढ़ते हैं एक एक्सटर्नल प्रेशर पे, जो बॉइलिंग पॉइंट पे ना एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है जब प्रेशर और टेम्परेचर ना वैसे एक दूसरे के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ ना, जब प्रेशर हम ज़्यादा होगा ना, इट मीन्स कि मालिक्यूल के दरमियान ना, जब हम किसी ना को मालिक्यूल को प्रेस करते हैं, आपको पता है उनके दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे, इट मीन्स जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगी। जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो है ना, इसी वजह से क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, तो उसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि पीटी में भी दी है, फेडरल में भी दी हुई है। ठीक है, तो वो है प्रेशर कुकर। ठीक है, ये ज़्यादातर सिटीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो शहरी लोग होते हैं। ठीक है, देहातों में भी आजकल खैर इसका रूटीन चल पड़ा है। प्रेशर कुकर में वो गोश्त वगैरह जो होता है, ईद पे तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये जल्दी से ना, मतलब कि ना वो क्या कहते हैं, कुकिंग इसमें जल्दी से हो जाती है। ठीक है, तो जो हम ना पानी डालते हैं फिर, और जो मीट वगैरह होता है ना, ठीक है, तो उसको जब डालते हैं तो वो कैसे, क्योंकि ये ना प्रेशराइज, क्योंकि ना इसके जो आपने कभी शायद देखा हो, मैंने तो खैर इसको ऑब्जर्व भी किया है, ये प्रेशर को ना इंक्रीज़ करता है। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो इंटरनल वाटर जो होता है प्रेशर कुकर के अंदर, जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देता है। जब टेम्परेचर हम ज़्यादा देते हैं तो इसके ना मालिक्यूल ना ईजिली से ब्रेक हो जाते हैं। हमें जब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, इट मीन्स हम उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर देता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इसी वजह से होता है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन की। आपने ये भी पढ़ा होगा वैक्यूम डिस्टिलेशन। वो इस वजह से अंडर हाई प्रेशर होती है ना, तो ताकि मालिक्यूल को है ना जल्दी से जल्दी हम क्या कह सकें, सेपरेट कर सकें। ग्लाइसरीन इसकी एग्जांपल थी। अब हम चलते हैं इसके ना वो माउंट एवरेस्ट की चलते हैं कि और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब आपको पता है जब हम ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता रहता है जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उसने ये दिया होता 255, लेकिन ये ना वैल्यूज़ कुछ ना करेक्ट नहीं है। आप पीटीबी को देख लीजिए, वो करेक्ट है। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया प्रेशर के साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एट सी लेवल। सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है वाटर का क्या होता है, 100 होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो 760 टॉर होता है। जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी यानी बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे के वैसे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से सी लेवल पे ये होता है। और मतलब कि ना माउंट एवरेस्ट पे फिर कम हो जाता है। अगर मरी की पहाड़ियों की बात करें तो वहाँ पे और मतलब कि ना मुख्तलिफ जगह पे ये मुख्तलिफ होता रहता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ना बुक को रीड करें तो वहाँ से एमसीक्यूज इस तरह के बहुत पढ़े हुए हैं। बुक को भी रीड किया करें, अकेले लेक्चर साहब कुछ नहीं बता देते। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं मैनोमेट्रिक मेथड पे। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, मैनोमेट्रिक मेथड वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ना पहले एक फ्लास्क लेंगे। ठीक है, उसमें हमने वो मिक्सचर लेना है जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हमने लिया। ठीक है, और उसके साथ ना टी शेप एक ट्यूब अटैच है, उसके साथ वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप ना वेपर प्रेशर को ना खींचने के लिए फ्लास्क में से जो वो है ना वाटर वगैरह पड़ा हुआ है, जो भी मटेरियल जिसका हमने वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो उसमें से ना वेपर को खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके साथ और उसके साथ यू शेप एक जो है मैनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, मैनोमीटर की क्या शेप है, यू है। ठीक है, तो मैनोमेट्रिक मेथड में ना ये जो है ना जो हमारे पास मिक्सचर होगा या जो भी कुछ होगा जो हम ना जिसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है उसको हमने पहले बॉयल करना है। बॉयल करके ना ताकि हम क्या कर सके, उसके वेपर को ना बाहर निकाल सके। बॉयल करने के बाद फिर फ्रोज करेंगे। ठीक है, यानी उसको फिर हम जमाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हम ना 2 से 3 मरतबा करेंगे ताकि जो भी छोटा भी वेपर जो है ना अगर मालिक्यूल का बचा हुआ है वो भी बाहर निकल जाए, ताकि हम प्योर कंपाउंड का ना वो फाइंड करना है ना वेपर प्रेशर। तो ये प्रोसेस करने के बाद ना हमें जो है ना कंपाउंड या मिक्सचर जो भी है उसको हम ना उसमें रखेंगे। खैर मिक्सचर तो नहीं होगा क्योंकि वेपर प्रेशर सब कुछ निकालने के लिए हमने, तो इस वजह से हम उसको थर्मोस्टेट में रखेंगे। थर्मोस्टेट से वेपर जाएंगे मैनोमीटर की एक साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी जानब जो है ना वो एटमॉस्फेयर को फेस कर रही होती है। जहाँ से वेपर होता है ना, जहाँ से ये थर्मोस्टेट से जो वेपर जाते हैं ऊपर, तो वो वाली साइड ना नीचे दबी होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज पूछते हैं वो कौन सी साइड उसका जो है ना वो मरकरी जो है नीचे होता है, वो जो थर्मोस्टेट को फेस कर होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।